अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रामर चीमा हेयर। इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने सीखा डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ हमने थोड़ा बहुत ये भी देखा कि प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं और हेडर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करेंगे और हम ये गहराई से समझेंगे कि हम डिक्लेरेशंस और डेफिनेशंस को अलग अलग क्यों लिखते हैं, और हम ये देखेंगे कि मल्टीपल डेफिनेशन के मसले को हल किस तरह से किया जा सकता है। तो मैंने सारा कोड पहले ही लिखा हुआ है और अब आपने सिर्फ कोड को देखना है और मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा कि हो क्या रहा है। ये है कोड। ये प्रिंट टेबल 3 जो है tables डॉट एच से मिल रहा है हमें, ये एक फंक्शन, ठीक है। और अब हम अगर हम इसको ctl f5 करें, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं टेबल 3 zeros are 0, 3 ones are 3, 3 2 are 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ 9 तक, ठीक है। 10 तक नहीं, 9 तक, क्योंकि ये 0 भी इसने कर दिया काउंट। हम देखते हैं tables डॉट एच में क्या हिसाब है। तो tables डॉट एच में void print table int number, यानी कि फंक्शन की प्रोटोटाइप। अब हम देखते हैं tables डॉट cpp को। तो tables डॉट cpp में table syntax डॉट एच को हमने अंदर डाला हुआ है और table syntax डॉट एच से हमें मिल रहा है call table syntax। और आप ये देख सकते हैं void print table नंबर है, i इज इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन 10, और हम ये call table syntax में नंबर और i को इंटर कर रहे हैं। ये है डेफिनेशन। और tables डॉट cpp की डेफिनेशन को हमने किस तरह से अटैच किया है, मतलब इसके साथ। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टास्क डॉट जेसॉन में ये लाजमी करना है, डॉलर फ्लावर ब्रैकेट वर्क स्पेस फोल्डर फ्लावर ब्रैकेट एंड और डबल स्लैश ये एस्टरिस्क और डॉट और फिर cpp। इसका मतलब यह है कि वर्क स्पेस के फोल्डर के अंदर जितनी भी cpp फाइल्स हैं वो कंपाइलर ने लाजमी लिंक करनी है, लाजमी कनेक्ट करनी है, लाजमी इंक्लूड करनी है, ठीक है, जो भी हिसाब है। अब हम टेबल सिंटेंस डॉट एच जिसमें ये कॉल टेबल सिंटेंस लिखा है उसको देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ प्रोटोटाइप दिया हुआ है सीधा सीधा, ठीक है। डॉट एच फाइल प्रोटोटाइप के लिए होती है और डॉट cpp फाइल जो है वो डेफिनेशन के लिए होती है। तो यहाँ ये कॉल टेबल सिंटेंस की डेफिनेशन है इंट m इंट i, और ये सिंपल सा सी आउट हो रहा है m स्पेस x स्पेस i फिर स्पेस इज इक्वल टू स्पेस m मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है ना। मतलब 3 का टेबल हमने इसी लाइन की वजह से प्रोड्यूस कर पाए। और आप देख सकते हैं कि जो प्रोटोटाइप है उनमें इंक्लूड आयो स्ट्रीम नहीं हो रहा, यूजिंग नेम स्पेस std नहीं हो रहा, और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ कोई सी आउट नहीं है। अगर सी आउट या स्ट्रिंग होता तो हमें इन दोनों लाइंस की ज़रूरत पड़ती, हालांकि यहाँ सी आउट है। तो जब सी आउट होता है तो इसका मतलब हमें यूजिंग नेम स्पेस std लिखना होता है और हमें इंक्लूड आयो स्ट्रीम भी लिखना होता है। इसी तरह ये टेबल्स डॉट cpp में आप देख सकते हैं कि कॉल टेबल सेंटेंस नंबर कोमा i, ठीक है ना, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, टेबल सेंटेंस डॉट एच से। और इस तरह से ये 5 फाइल्स का प्रोग्राम, जो कि इंतहाई छोटा है, एक फाइल में भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए 5 फाइल्स के अंदर ये सारा प्रोग्राम लिखा है। अब जो बात गौर करने वाली है उस पर आते हैं, ठीक है। और वो बात यह है कि हम यहाँ एंगल ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करें। जिस तरह ये आयो स्ट्रीम और स्ट्रिंग के साथ आप ये एंगल ब्रैकेट्स देख सकते हैं, इसकी क्या वजह है और ये किस तरह से मुख्तलिफ हैं। जो एंगल ब्रैकेट्स हैं वो कंपाइलर के ख़ास एक मखसूस जगह से फ़ाइल लेते हैं, एक मखसूस जगह से फ़ाइल को देखते हैं कि कौन सी फ़ाइल यूज़र ने लिखी है, प्रोग्रामर ने लिखी है, और वो वहाँ से ढूंढकर फ़ाइल को यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। मसलन ये जो एंगल ब्रैकेट्स का जो केस है वो ये है कि ये एक स्टैंडर्ड C++ के फोल्डर से आयो स्ट्रीम और स्ट्रिंग लेकर आ रहा है, ठीक है ना। और जाहिर है कि वो स्टैंडर्ड है, अब हमें नहीं पता वो स्टैंड क्या है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एड्रेस हो सकता है। तो जो एंगल ब्रैकेट्स हैं वो हमारा काम आसान बना देती हैं, और कंपाइलर के अंदर जो भी इंक्लूड पाथ होता है ये वहाँ से ले आती हैं फाइल्स को, ठीक है ना, एंगल ब्रैकेट्स। और जो डबल कोट्स का हिसाब है, अगर हम इंक्लूड हैश इंक्लूड के साथ डबल कोट्स लिखकर कोई फाइल को इंक्लूड करें, वो हम रिलेटिवली अपनी वर्क स्पेस फोल्डर से देखते हैं, ठीक है ना। मसलन ये मेन डॉट cpp जहाँ भी है, ठीक है, इसके पास की फाइल जो होती है ना वो हम डबल कोट से
लेते हैं। तो मेन डॉट सी पी पी के साथ ही है टेबल्स डॉट एच। तो हमने ये किया कि डबल कोट्स के ज़रिए जो भी फाइल मतलब उसी जगह पर है जिस जगह पे मेन डॉट सी पी पी है, तो हमने वो इससे असेस कर ली, मतलब वर्क स्पेस फोल्डर के अंदर। तो इस तरह से डबल कोट्स एंगल ब्रैकेट से मुख्तलिफ है। अच्छा, जो अगली चीज़ आ जाती है वो है ये कि हम किस तरह से मल्टीपल डेफिनेशंस को डिवाइड करें। जब आप अपना एक कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो अक्सर औकात ऐसे केसेस आ जाते हैं कि कोई चीज़ आपने गलती से एक से ज़्यादा बार डिफ़ाइन कर दी, जिससे बार बार आपको एरर्स आ रहे हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि टेबल्स डॉट सी पी पी को मैंने 2-3 बार इंक्लूड कर लिया, ठीक है ना। तो उसका हल क्या होगा? उसका हल ये होगा कि मैं इस सारे कोड को एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर लिख दूँ, ठीक है ना। हैश इफ एंड डिफ अंडरस्कोर टेबल्स अंडरस्कोर, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन पे हैश डिफाइन टेबल्स अंडरस्कोर, और एंड पर जाके लिखना है एंड इफ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर टेबल्स का टैग जो है डिफाइन नहीं हुआ हुआ, इफ नॉट डिफाइंड, टेबल्स का टैग अंडरस्कोर टेबल्स अंडरस्कोर का टैग डिफाइन नहीं हुआ हुआ, तो फिर जाके हमने ये सारा कुछ करना है, ठीक है। और इन सारे में क्या है कि हमने टेबल्स को डिफाइन कर देना है, ठीक है। और डिफाइन करने के बाद हमने ये सारा भी कोड पढ़ना है, और एंड पर जाके ज़ाहिर है हमने इफ़ स्टेटमेंट को ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि ये अगर एक दफ़ा हो गया सारा कोड तो टेबल्स डिफाइन हो गया, और जब हमने अंडरस्कोर टेबल्स अंडरस्कोर को डिफाइन कर दिया और फिर से ये किसी भी रीज़न के तहत हमने कभी भी गलती से कह लें हमने टेबल्स डॉट सी पी पी को एक और जगह इंक्लूड कर दिया, 2-3 जगह इंक्लूड कर दिया, तो ये 2 दफ़ा डिफाइन होने को आ गया, ठीक है ना। अब चूँकि एक दफ़ा डिफाइन हो गया तो इफ़ नॉट डिफाइंड इफ़ एंड डिफ जो है इसकी बना पर ये डिफाइन नहीं होगा अगली दफ़ा फिर से, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने इसको एक दफ़ा डिफाइन कर दिया, तो ये इफ़ स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है ना। और फिर ये डिफाइन नहीं होगा, एक ही दफ़ा डेफिनेशन होगी, और इस तरह से मल्टीपल डेफिनेशन से बच सकते हैं। जो भी कोड हम हैश के साथ लिखते हैं, ठीक है ना, ये एक्चुअली सी प्लस प्लस का कोड नहीं है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर कमांड है जो कि प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले ही चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये इंक्लूड का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रोग्राम चलने से पहले सारी की सारी फाइल्स का कोड यहाँ इंक्लूड हो जाता है, आ जाता है, और उसके बाद ये कंपाइल होता है, ठीक है। और यही केस इसके साथ भी है, इफ़ नॉट डिफाइंड और डिफाइंड के कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, तो हमने यह तो सीख लिया कि मल्टीपल डेफिनेशन से कैसे बचा जा सकता है। अब असल सवाल आता है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है, डिक्लेरेशंस को डेफिनेशन से अलग क्यों करना है? क्यों नहीं हम सिर्फ डेफिनेशंस को इस्तेमाल करके सारी कोडिंग करते? इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है आसानी। फिर से वही बात आ गई आसानी की कि अगर डिक्लेरेशंस डेफिनेशन से अलग नहीं होंगी तो प्रोग्रामर्स को इंटरफेस नहीं मिलेगा, प्रोग्रामर्स को कह लें कि एक मेन्यू नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर से वो एक ऑप्शन चुनकर उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल मैं देने के लिए ये SDL2 GFX प्रिमिटिव्स की एक फ़ाइल है जो मैं अपनी पुरानी जो गेम्स हैं उसमें इस्तेमाल किया करता था। एक .c फाइल है और एक .h है। ये पुराना कोड है C लैंग्वेज, नॉट C++, लेकिन ज़ाहिर है C और C++ में काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। ये है डेक्लेरेशन सिर्फ पिक्सल कलर, पिक्सल RGB है, ठीक है, और ये फंक्शंस हैं कि जिसके ज़रिए हम ग्राफिक्स बनाते हैं। ये पूरी जो फाइल है GFX प्रिमिटिव्स, इसका मतलब ये है कि हम प्रिमिटिव ग्राफिक्स बना सकते हैं, सादे ग्राफिक्स बना सकते हैं, ठीक है। सादे ग्राफिक्स से मुराद एक रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इक्लिप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ .hp फाइल खोलकर सारे पैरामीटर्स देख सकता हूँ कि इसे कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है ना, x2, ठीक है, रेंडर चाहिए इसे, और फिर यहाँ से मतलब फंक्शन देखकर फिर मैं अपने प्रोग्राम में
इसको इंक्लूड करके डॉट एच फाइल को इंक्लूड करके इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकता हूँ ग्राफिक्स बनाने के लिए। रेक्टेंगल आप देख सकते हैं, उसके बाद बॉक्स कलर, ये सारे फंक्शंस बहुत आराम से मतलब सामने नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है ना, और आपके सामने मेन्यू आ गया है कि ये मेन्यू है, ठीक है, इसमें से आप देख लें कि कौन सा आपने डिश सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो फ़र्ज़ करें मैं जनाब सेलेक्ट कर लेता हूँ डिश कह लें किसकी, सर्कल कलर की, ठीक है ना, कि मैंने जहाँ सर्कल बनाना है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब जो है मैं अपनी मेन डॉट सी पी पी या जो भी फाइल है उसके अंदर जाके इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस फंक्शन को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है ना। कि जनाब हमने देख लिया सर्कल कलर है एक फंक्शन, उसके बाद उसमें रेंडर डालना है, एक्स डालना है, वाई डालना है, रेडियस कलर, और ये भी हमें पता चल जाएगा कि रिटर्न क्या करता है। जो डिक्लेरेशन है वो ना सिर्फ कंपाइलर को मदद करता है बल्कि हमें भी मदद करता है, और जो डॉट एच फाइल है वो एक मेन्यू की तरह काम करती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि डॉट सी फाइल भी तो वही काम करेगी। आई मीन डॉट सी में भी तो डेक्लेरेशंस हैं, डेक्लेरेशंस और डेफिनेशंस आ रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मतलब क्यों डेफिनेशंस क्यों ना हम देखें। तो अभी हम डॉट सी फाइल के अंदर जाते हैं, ठीक है, ज़रा आए देखें, ज़रूर देखें, ठीक है। अभी तो सब समझ आ रही है, ऑल राइट, नाइस। डिक्लेरेशंस साथ में कोड इसका, ठीक है, और साथ साथ इसने जो है जो भी जिसने भी इसको कोड किया है उसने काफ़ी डिफ़ाइन किया हुआ है, काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। अच्छी बात है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर आ गया थोड़ा बहुत कोड, अभी तो कुछ भी नहीं कोड, अभी मैं आपको असल कोड दिखाता हूँ। ये देखें ढेर सारा कोड, या फिर से कोड आ गया ढेर सारा। अब हमने जनाब इस पूरी फाइल के अंदर ऊपर नीचे करके ये देख रहे हैं हमने जो इस्तेमाल करनी है चीज़ वो कहाँ है। हमें देखना होगा कि वो चीज़ जो हमें इस्तेमाल करनी है इस बड़ी सी फाइल के अंदर, ठीक है ना। ये डॉट सी की इतनी बड़ी फाइल है, अब हमने हर चीज़ देखनी पड़ेगी, सारा कोड देखना पड़ेगा, किधर हो फंक्शन, अरे मैंने फ़लाँ फंक्शन यूज़ करना है, किधर हो, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इनकन्वीनियंट है, ठीक है ना, और इस तरह से किसी फंक्शन को ढूंढना जो आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो मुश्किल हो जाता है। इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि आपको मेन्यू जिस पर डिशेस लिखी होती हैं एक एक लाइन पर, ठीक है ना, और बहुत प्यारा सा सजाया हुआ एक मेन्यू होता है, और आप एक चुनते हैं डिश और आप ख़रीदते हैं और वो फिर खाते हैं, ज़ाहिर है रेस्टोरेंट में। मेन्यू की बजाय आपको एक किताब दे दी जाती है, ठीक है ना, और उस किताब में हर जो डिश है उसका पूरा रेसिपी लिखी जाती है कि उसमें क्या क्या डालते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद उसमें ये भी लिखा जाता है कि इसको बनाते कैसे हैं, और सारा कुछ उसमें लिखा जाता है। तो क्या आप वो किताब पढ़ना प्रेफर करेंगे या फिर आप उस मेन्यू को पढ़ना प्रेफर करेंगे? आप डिश को सिलेक्ट करने के लिए डेफिनेटली आप मैनुअल को नहीं देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि डिश बनती कैसे है, डिश के अंदर क्या क्या डलता है। आप बेहतर आपको यही लगेगा कि आप मेन्यू खोलें और अपनी पसंद की डिश बस फटाफट से चुनें और वो आपके सामने आ जाए। डॉट एच फाइल भी इसी तरह काम करती है कि डॉट एच फाइल में आपको ढेर सारे प्रोटोटाइप्स, डिक्लेरेशंस सिर्फ मिलती हैं और आपको जो दिल चाहे आप उनमें से चुनें। लेकिन अगर आप डॉट सी फाइल को खोलेंगे और उसमें से आप ढूंढने लग जाएं कि कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो ये सर दर्द है। और इसमें इतना लो लेवल कोड लिखा हुआ है, मतलब हमने इस कोड का कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। हमारा इस कोड के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है जो हम देख रहे हैं अपने सामने। तो बेहतर यह है कि हम डॉट एच फाइल को देखें और उसमें से एक कोड लें, फ़र्ज़ करें मैंने लाइन बनानी है, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करें, बजाय कि हम डॉट सी के अंदर घुसें और उसमें से अपना एक कोड तलाश करें जो हमें इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के बाद। मैंने इस वीडियो में थोड़ी बहुत एफर्ट लगाई है कि ताकि आपके डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट साफ़ सुथरे हो जाए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरी बातों की समझ आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल प्रोग्रामर चीमा को सब्सक्राइब भी करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।